मेहरा निवास एक हंसता खेलता परिवार था। उस परिवार में प्रज्ञा और नैना नाम की दो देवरानी जेठानी रहती थी। प्रज्ञा स्वभाव की बहुत ही अच्छी थी, जबकि देवरानी नैना बहुत ही लालची और धोखेबाज थी। उन दोनों के ससुर ने कई साल पहले एक कारखाने के जरिए अच्छी दौलत जमा की, लेकिन फिर उन्हें जुए और शराब की लत लग गई। अब वो अक्सर शराब के नशे में धुत रहते थे। फिर धीरे धीरे उनका कारखाना बंद हो गया। ये कारखाना तो बंद हो गया, अब ये घर ही बचा है हमारे पास। सुनिए जी, इससे पहले कि ये घर भी हमारे हाथ से चला जाए, हमें किसी तरह ससुर जी से उनकी संपत्ति अपने नाम करवा लेंगे। इससे कम वो तो बची रहेगी। ऐसे ही समय बीता। एक रोज चालाक देवरानी ने अपने पति के साथ मिलकर अपने ससुर से वो घर अपने नाम करवा लिया। फिर एक रोज ज्यादा शराब पीने के चक्कर में उसकी मौत हो गई। फिर एक रोज, ये देखिए, बाबूजी ने अब ये घर हमारे नाम कर दिया है। अब जेठानी जी, आप अपने पति और बच्चों के साथ इस घर से निकल जाओ। ये तुम क्या कह रही हो नैना? बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी पत्नी भैया। अब इस घर पर हमारा अधिकार है। अब से इस घर में हम रहेंगे। फिर हम कहाँ रहेंगे? हम इतने भी निर्दयी नहीं है। आप लोग चाहो तो इस घर के पीछे वाले एरिया में बने पुराने टॉयलेट में रह सकते हो। वो एक कमरे जितना ही बड़ा है। वहाँ तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तो टॉयलेट में ही रहेगी पुरानी बहू। बढ़िया है। प्रज्ञा के पास अब और कोई चारा नहीं था। वो अपनी बेटी, बेटे और अपाहिज पति के साथ उस टॉयलेट में रहने चली जाती है। अब वो एक तरफ बिस्तर लगा देती। अब उनकी हालत ऐसी थी कि उसी बाथरूम में उनको खाना और रहना होता था। फिर अगले दिन प्रज्ञा के पेट में तेज दर्द हो रहा था। उसे फ्रेश होना था, लेकिन उसका पति और बेटा वहीं बैठे होते हैं। वो उनसे कहती है, सुनिए, आप जरा बाहर जाइए ना, मुझे शौच करना है। लेकिन बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर हम भीग गए तो डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे भी नहीं है हमारे पास। कोई बात नहीं प्रज्ञा, तुम यहीं शौच कर लो, हम यहीं बैठे रहेंगे। वो सब एक दूसरे के सामने वहीं शौच करने बैठ जाते। ये सब देख प्रज्ञा को घिन भी आती और वो मन ही मन कहती, हे भगवान, ये तूने हमें कैसी जिंदगी दी है। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। आखिर ये सब हमें कब तक झेलना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब उनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं रहता। फिर एक दिन प्रज्ञा अपनी कान की बालियां बेचकर कुछ राशन लेकर आती है। दरअसल प्रज्ञा का पति अपाहिज था, इसलिए उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। इसलिए अब उनके दिन और भी बुरी तरह कट रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज प्रज्ञा की बेटी रूही का जन्मदिन होता है। वो अपनी माँ से कहती है, माँ, हर साल की तरह मैं इस साल भी अपना जन्मदिन मनाना चाहती हूँ। अपनी सहेलियों को बुलाना चाहती हूँ। आप मेरे लिए केक लेकर आएंगी ना? अपनी बेटी की ये बात सुनकर प्रज्ञा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपनी मासूम बेटी को ना बोलकर दुखी नहीं करना चाहती थी। ठीक है बेटी, तू अपनी सहेलियों को बुला लेना, मैं केक ले आऊंगी। अगले दिन रूही के जन्मदिन पर उसकी कुछ सहेलियां भी आई हुई होती हैं। तभी रूही के भाई का अचानक पेट खराब होता है और वो वहीं उनके सामने ही शौच करने बैठ जाता है। ये देख रूही की दोनों सहेलियां घिन करते हुए कहती हैं, छी, ये कितने बेशर्म लोग हैं, हमारे सामने ही शौच करने बैठ गए। और कितने गंदे भी हैं, भला शौचालय में कौन रहता है। छी, मैं तो ये केक नहीं खा सकती, चलो अब यहाँ से। उसके बाद वो दोनों लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। ये देख उन सबको बहुत बुरा लगता है। जहाँ वो सब इतनी कठिनाइयों में रह रहे होते हैं, तो वहीं प्रज्ञा की देवरानी ऐश की जिंदगी जी रही होती है। वाह, कितना टेस्टी खाना है ना। अगली बार भी हम इसी होटल से खाना ऑर्डर करेंगे। एक रोज कुछ बैंक अधिकारी उनके घर आते हैं। चलो जल्दी से इस घर को खाली करिए। खाली करना है? लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारे ससुर जी ने बैंक से कर्जा लिया था अपने कारखाने को बचाने के लिए, और उसके लिए उन्होंने इस घर को गिरवी रखा था। चलो अब जल्दी से खाली करो इस घर को। तुम लोग कौन होते हो हमें हमारे घर से निकालने वाले? तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। वो उन लोगों को मारने लगती है कि तभी उनके साथ आई हुई फोर्स उन्हें मारते हुए धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती है। वो दोनों वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी प्रज्ञा उन्हें टॉयलेट के अंदर खींच लेती है। तुम दोनों जल्दी से यहाँ आ जाओ। अब उनके पास भी कोई ठिकाना नहीं था। बाहर तेज बारिश होने लगती है। अब उनके पास भी कोई ठिकाना नहीं था। बाहर तेज बारिश होने लगती है। अब उनको भी उसी टॉयलेट में रहना पड़ता है। तब जाकर नैना को एहसास होता है कि उसने अपनी जेठानी के साथ कितना गलत किया। आज मुझे पता चला जेठानी जी कि इंसान को अपने गलत कर्मों की सजा यही भुगतना पड़ता है। आज जब ये सब मुझे भोगना पड़ रहा है, तब मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है। अब मुझे माफ कर दो जेठानी जी। हाँ, मुझे भी माफ कर दो भैया भाभी। भैया, अब हम इस टॉयलेट में नहीं रहेंगे। मेरे अकाउंट में थोड़े से पैसे पड़े, उससे हम खाना बनाकर बेचेंगे और उससे थोड़े बहुत पैसे कमाकर अपने परिवार को पाल लेंगे और किराए का कमरा लेकर उसमें रहेंगे। अब वो दोनों मिलकर राजमा चावल, कढ़ी चावल, सब्जी रोटी बनाकर बेचने लगते हैं। अब वो एक किराए का कमरा ले लेते हैं जिसमें वो सब साथ साथ मिलकर रहते हैं।